That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने फलस्तीनियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की है। संवाददाताओं से बातचीत में शावेश ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी का समर्थन कर रही है, जो फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि भारत फिलहाल फलस्तीन में करोड़ों डॉलर की लागत से एक अस्पताल परियोजना का निर्माण कर रहा है। राजदूत ने कहा कि भारत का विदेश मंत्रालय फलस्तीन के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फलस्तीन भारत को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और उन्होंने पुष्टि की कि फलस्तीन किसी अन्य देश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण की तीखी आलोचना की है और उनकी टिप्पणियों को बेतुका नाटक करार देते हुए कहा कि किसी भी हद तक नाटक तथ्यों को नहीं छिपा सकता। भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने पहलगाम हमले में इस्लामाबाद की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये वही पाकिस्तान है जिसने इस साल अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के बर्बर नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन को बचाया था। The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ शांति की इच्छा जताई है। अगर वो वास्तव में ईमानदार हैं तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान को तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को उसे सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी विडंबना है कि एक ऐसा देश जो नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता में विश्वास रखता है, इस सभा को आस्था के मुद्दों पर उपदेश दे रहा है। Standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. I thank you, Mr. President. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में बढ़ते हिंसा के माहौल, मणिपुर की स्थिति, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड की जांच में देरी पर चिंता जताई है। उदयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर और लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में नाकाम रही है। गहलोत ने कांग्रेस की विचारधारा और एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि देश को कांग्रेस की जरूरत है। और ये मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं। ये अब अचानक क्या हुआ है कि ये इनको आप जो मुकदमे दायर किए इनके खिलाफ में, पहले कह रहे थे मेरे खिलाफ में मुकदमे दायर करेंगे, जेल में डालेंगे। वास्तव में जेल में डाल ही दिया। और इतने बड़े कौन से ये टेररिस्ट हैं कि इनको ठेठ जोधपुर जेल भेजना पड़ा। तीन बातें हैं। नंबर एक है, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस विचारधारा की है जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों से लेकर चलती है। पूरे मुल्क को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की, कांग्रेस की है। और जब जरूरत है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है देश हित के अंदर। नंबर दो, देश हित में कांग्रेस मजबूत बने, और मजबूत तो बनेगी तब जितने ही कार्यकर्ता, चाहे छोटे हो, बड़े हो, नेता हो, बड़े पदों पर रहे हों,
तमाम लोग अगर एकजुट होंगे तभी कांग्रेस मजबूत बनेगी। तमाम मतभेद भूल जाओ, एक दूसरे के नजदीक आओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का संकल्प लो और संकल्प पूरा करो। ये मेरा संदेश है तमाम। गहलोत ने कन्हैयालाल साहू हत्याकांड की जांच में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एनआईए 3 साल बाद भी केस में प्रगति नहीं कर पाई, जबकि उनके शासन में 6 महीने में सजा हो जाती। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस मामले को चुनाव में झूठा मुद्दा बनाकर कांग्रेस को बदनाम किया। हत्यारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसलिए सरकार चुप है, अब जनता इसका जवाब देगी। या तो फांसी की सजा होती या आजीवन कारावास होता, पर मुकदमे का फैसला हो जाता। मैं कह सकता हूँ क्या कारण है कि 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव में हमारे खिलाफ मुद्दा बना गया, कन्हैयालाल जी को 5 लाख दिए, 50 लाख नहीं दिए, और एक मुसलमान को 50 लाख दे दिए, मुसलमान को, जो वो मुसलमान था। हमने डैमेज किया पार्टी को चुनाव के अंदर। हमारे हारने के कारण में एक इनका झूठ बोलना भी था। पूरा कैंपेन झूठ आधारित बनाया गया। चुनाव में सब झूठ बोले गए, झूठे आंकड़े दिए गए और चुनाव जीत गए लोग। और उसमें मुख्यमंत्री 5 लाख बनाम 50 लाख, और लोग जेल में बैठ गए, अच्छे लोगों की जेल में, यार 5 लाख की कैसे दिए। अब ये इनकी पोल खुल गई है और दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के थे, मारने वाले कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता थे, ये तो प्रूव हो चुका है। तब भी मतलब ये क्यों नहीं बोल रहे, ये बहुत बड़ा मेरा आरोप है और पब्लिक इनका जवाब देगी। मेरा मानना है कि भारत में हाइड्रोजन युग शुरू हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रांजिशन में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। विश्व हाइड्रोजन इंडिया शिखर सम्मेलन में नेताओं ने बताया कि कैसे भारत इस ऊर्जा क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पुरी ने कहा कि हाइड्रोजन की लागत में कमी, जो वर्तमान में करीब $3.5 प्रति किलोग्राम से घटकर $3 प्रति किलोग्राम से कम हो जाएगी, जिससे $150 अरब के आयात बचत की संभावना है। India's hydrogen story is no longer a dream. It's already taking shape right here, right now. Green hydrogen is the fuel of the future. Prime Minister made that announcement on 15th August 2021. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030. And what once seemed expensive is now becoming possible. India spends $150 billion annually on the import of energy. Tell me, if from $3.50 to $3, if it comes down to 2.5 per kilogram, what's going to happen on public policy? The change is already visible. Larsen and Toubro's bid, which I mentioned, for the Indian Oil at Panipat was for a 10 KTPA plant at 4.5 kilos. Okior Energy's bid for HPCL at Visakhapatnam, 5 KTPA plant at 4.39 kilograms. And India's strengths make this transition unstoppable. With low-cost solar power, one of the world's largest synchronous grids, a large domestic demand base, and unmatched engineering talent, India is well placed to emerge as a global champion in both production and exports of green hydrogen. Our oil and gas PSUs are stepping up. They plan to build 1 million tons per year of green hydrogen capacity by 2030. Tenders are already out for 42 kilotons per annum, which will soon rise to 170. Pilot projects are underway, 37 hydrogen buses and trucks, 9 refueling stations, across 10 routes. And with 900,000 tons per year of capacity already awarded to 19 companies, India is now aiming to capture 10% of the global hydrogen market. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the roadmap is clear: scale up production, bring costs down, enable exports, and build a trusted global hydrogen hub. That hydrogen is not just a fuel of the future, but a pillar of energy security, economic competitiveness, and environmental stewardship. न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।